हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अमन और रेखा दोनों गांव के ही रहने वाले थे और दोनों पढ़ाई करने के लिए शहर आए हुए थे। वो एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन कॉलेज में एक हो गए और वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अमन को रेखा पसंद आ गई और रेखा को अमन, दोनों प्यार में डूब चुके थे और जल्द ही शादी करने वाले थे। रेखा, आई लव यू। तुम मेरी ड्रीम गर्ल हो। आई लव यू टू अमन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अमन व रेखा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और कुछ दिनों बाद वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। अमन अपनी शादी की बात अपनी माँ को बताना भूल गया था। फिर वो दोनों अपनी माँ के घर पर आ जाते हैं। माँ सॉरी, यह मेरी पत्नी है रेखा। मैंने इससे शादी कर ली है और मैं आपको बताना भूल गया। आई एम रियली सॉरी। अरे बेटा, तुम्हें शादी करनी थी तो एक बार मुझसे बात तो कर लेता। मैं तुम्हें शादी के लिए मना थोड़ी करती। अरे बेटा, ये बहुत गलत बात है। माँ मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे इतना जरूर यकीन है कि आपकी बहू आपको बहुत खुश रखेगी। माँ ये बहुत संस्कारी है, आप चिंता मत करो। माँ, अमन सही कह रहा है। मैं आपको अपनी माँ की तरह प्यार करूंगी और मैं आपकी अच्छे से सेवा करूंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो एक अच्छी बहू चाहिए थी जो अमन लेकर आ गया। अब बस तुम तो मुझे अपने हाथों से एक अच्छी अदरक वाली चाय पिला दो। इतनी बात सुनते ही रेखा किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है और रेखा की आज अपने ससुराल में पहली चाय थी। कुछ देर बाद रेखा चाय लेकर आ जाती है और उसकी सासू माँ चाय पीने लग जाती है। अरे वाह बेटा रेखा, तुमने तो चाय बहुत स्वादिष्ट बनाई। जाओ बेटा, तुम थक चुकी होगी। जाओ बेटा, अंदर कमरे में चले जाओ। फिर अमन व रेखा दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। रात भी हो गई थी और वह दोनों बहुत थक गए थे। रेखा भी थक चुकी थी। वो दोनों बिस्तर में जाकर सो जाते हैं, लेकिन रेखा की आंखों में नींद नहीं थी। अरे अब मैं क्या करूं, मैं दवाई लाना भी भूल गई। अगर अमन को पता चल गया कि मैं बिस्तर में टॉयलेट कर देती हूँ तो अमन मुझे घर से बाहर निकाल देगा और मैं अमन को कैसे बताऊं कि मैं बिस्तर में ही सुसु करती हूँ। अब क्या होगा। रेखा न सोने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसे नींद आ जाती है क्योंकि वह बहुत थक चुकी थी। रेखा नींद में ही सूसू कर देती है, उसे पता नहीं चलता। फिर अगली सुबह भी हो जाती है और अमन देखता है कि पूरा बिस्तर गीला हो चुका था। रेखा बहुत डर गई थी। अरे रेखा, क्या बात है, ये पूरा बिस्तर गीला क्यों हो गया है? शाम को सोया था तब तो नहीं था। अरे मैं सुबह उठकर पानी पी रही थी और मेरे हाथ से गिलास छूटकर बिस्तर पर गिर गया, जिसके कारण पूरा बिस्तर गीला हो गया है। चलो कोई बात नहीं रेखा, मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। इतनी बात कहकर अमन तो ऑफिस में चला जाता है क्योंकि उसे ऑफिस में देरी हो रही थी। अरे आज तो मैं बाल बाल बच गई, नहीं तो पकड़ी जाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। रेखा सोच में पड़ जाती है कि वो टैबलेट कहाँ से मंगाए। अगर वो किसी से मंगाती तो उसके घर वालों को पता चल जाता। फिर शाम हो जाती है। अमन और रेखा दोनों अपने बिस्तर में सो जाते हैं, लेकिन रेखा को बहुत डर लग रहा था कहीं वो आज सुसु न कर दे और अमन को पता नहीं चल जाए। जब सुबह होती है तो पूरा बिस्तर फिर से गीला हो रखा था। अरे क्या बात है रेखा, कल भी बिस्तर गीला था और आज भी बिस्तर गीला है। क्या आज भी तुम्हारे हाथ से पानी का गिलास छूटकर बिस्तर गीला हो गया? हाँ सॉरी, वो आज मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटकर बिस्तर पर गिर गया। रेखा एक बार और पानी का गिलास का बहाना बनाकर बात को टाल देती है, लेकिन ऐसा अब कई बार हो चुका था। आज की रात भी जब अमन सुबह उठना है तो देखता है कि पूरा बिस्तर गीला हो चुका था और संडे भी था। अरे यह क्या हो रहा है, आज पूरे 2 हफ्ते हो गए और पानी का गिलास रोज गिर रहा है। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है और मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। फिर वो दोनों बिस्तर में सो जाते हैं, लेकिन आज अमन सो नहीं रहा था, वो सब कुछ देख रहा था। फिर रेखा को नींद आ जाती है। तभी देखा है कि रेखा बिस्तर में सुसु कर देती है और सुसु नीचे गिरने लग जाती है। तभी अमन खड़ा हो जाता है। अरे रेखा, ये तुमने क्या किया? तुमने आज बिस्तर में सुसु कर दी। देखो पूरा बिस्तर गीला हो चुका है। रेखा बहुत डर जाती है और वो अमन के सामने खड़ी हो जाती है। अरे यार रेखा, ये तुमने क्या किया? इतनी बड़ी होकर भी तुम अभी भी बिस्तर में सुसु कर देती हो।
अरे अमन, मुझे माफ कर दो, मुझे एक बीमारी है कि मैं नींद में ही सूसू कर देता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है, तुम मुझे बताती, मैं तुम्हारी इस बीमारी का इलाज करा देता हूँ, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अमन की बात सुनकर रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अमन एक बहुत अच्छा इंसान था। फिर अमन रेखा को एक अस्पताल लेने जाता है जहां पर कई डॉक्टर मिलकर रेखा की इस बीमारी का इलाज कर देते हैं और अमन ये बात अपनी माँ को भी नहीं बताता है। वो रेखा को अपने मायके जाने का बहाना बनाता है। फिर सब सही हो जाता है और रेखा आराम से रहने लग जाती है। महेश की शादी को आज 10 साल हो गए थे। महेश कोई काम नहीं करता था लेकिन वो खेती बाड़ी जरूर करता था और उसी से उसका घर चलता था। ठीक है भाग्यवान, मैं खेत में काम करने के लिए जा रहा हूँ। सभी लोग अपने अपने खेत में काम करने लग गए और मैं भी चला जाता हूँ। तुम मेरे लिए खाना लेकर आ जाना क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। इतनी बात कहकर महेश तो खेत में काम करने के लिए चला जाता है और इसकी पत्नी भी किचन में काम करने के लिए चली जाती है। वो इतने बड़े घर में दो ही थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। महेश खेत में पहुंच जाता है और अपने काम में लग जाता है। वो मिट्टी को गोद रहा था क्योंकि मिट्टी गोदने से मिट्टी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। महेश बहुत मेहनती आदमी था, वो काम करने से पीछे कभी नहीं हटता था। महेश अपने खेत में काम कर रहा था, तभी पीछे से एक भयानक लंबा काला सांप आ जाता है जो महेश के पांव को डस लेता है और वहां से चला जाता है। महेश सब कुछ देख लेता है, वो बहुत डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, अरे कोई तो मुझे बचाओ, मुझे काले सांप ने काट लिया, मुझे बचाओ। आसपास कोई नहीं था और महेश पास कोई नहीं आता है। जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। तभी महेश की पत्नी वहां पर आ जाती है। तब तक तो महेश की मृत्यु हो चुकी थी। हे भगवान, यह आपने क्या किया? मेरे कोई औलाद भी नहीं थी और आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। अब मेरा क्या होगा? अब महेश की पत्नी घर में अकेली हो गई थी। अब उसे खाने पीने के लिए कुछ तो करना जरूरी था और वो खेत में काम करने का सोचती है। महेश की पत्नी खेत में चली जाती है और खेत में काम करने लग जाती है। अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था क्योंकि अब उसे खुद ही मेहनत करके अपना घर चलना था। अरे रात ज्यादा हो गई है, अब मुझे घर चलना चाहिए। कहीं मैं जंगल का रास्ता भटक गई तो। फिर महेश की पत्नी जंगल के रास्ते से अपने घर जा रही थी। वो नदी के पास से गुजरती है, तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो बच्चे को देख लेती है और वो बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद जाती है और उस बच्चे को बचा लाती है और अपने सीने से लगा लेती है। उसके पास कोई औलाद नहीं थी और उस बच्चे को अपने साथ अपने घर पर ले जाती है। फिर उस बच्चे को वह अपने माँ का प्यार दे देती है। महेश की पत्नी की को औलाद नहीं थी और उसे आज एक औलाद मिल गई थी, इसलिए वो बच्चे को बहुत प्यार करती है। धीरे धीरे समय गुजर जाता है। महेश पत्नी बूढ़ी हो चुकी थी और वो बच्चा बड़ा हो गया था। उस बच्चे का नाम राहुल रखा गया था। माँ, मैं ऑफिस के काम के लिए बाहर जा रहा हूँ और मुझे आते हुए शाम हो जाएगी, ठीक है? अरे बेटा, तुम अब शादी कर लो, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और अब मुझसे घर का काम नहीं होता है, ताकि मुझे भी गरम रोटी मिल जाए और तुम्हें भी। राहुल को ऑफिस के लिए देर हो रही थी और वह अपनी माँ की बात को ना सुनते हुए वहां से चला जाता है। राहुल की माँ बूढ़ी हो चुकी थी, उनसे कोई भी काम नहीं होता था। सारा दिन वह सोफे पर बैठी रहती थी। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और उसकी माँ और भी बूढ़ी होती जाती है। एक दिन राहुल अपनी माँ के पास आता है। अरे माँ, मैंने अपनी शादी के लिए एक लड़की ढूंढ ली है। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उसी से शादी करने वाला हूँ। वो तुम्हारा भी ख्याल रखेगी। अरे वाह बेटा, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। जल्दी से शादी कर ले। माँ, मैं अगले हफ्ते शादी करने वाला हूँ और हाँ, मैं लव मैरिज करूंगा, ठीक है माँ? ऐसे ही फिर एक हफ्ता बीत जाता है और महेश अपने साथ अपनी पत्नी को ले आता है। उसने कोर्ट से लव मैरिज किया था। अरे ये लो माँ, मैं आपकी बहू लेकर आ गया हूँ। अब आपको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वो अपने कमरे में चले जाते हैं और राहुल की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे अपने पति महेश की याद आ जाती है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन बहू किचन में जा रही थी। अरे बहू, मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी लेकर आ जाओ ना, मुझसे ठंडा पानी पिया नहीं जा रहा। मुझे दवाई लेनी है। मैं इस घर की नौकरानी थोड़ी हूँ जो काम करती रहूंगी, मुझसे नहीं होगा, आपको लेना तो लो।
इतनी बात कहकर बहू वहां से चली जाती है। महेश की माँ को बहुत धक्का लगता है। फिर शाम हो जाती है और महेश आ जाता है। अरे बेटा मुझे दवाई लेनी है, तुम मेरे लिए एक काम करो, किचन से एक गर्म गिलास पानी का ले आओ। मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ और तुम्हारे लिए पानी का गिलास भी मैं ही ला कर दूं। इतना काम तो तुम खुद ही कर सकती हो। वो बातें कर रहे थे तभी वहां पर बहू भी आ जाती है। राहुल, मैं भी माझी से परेशान हो गई हूँ। कभी इन्हें पानी का गिलास लाकर दो तो कभी इन्हें चाय। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। आप माँ जी को एक काम करो, अनाथालय छोड़कर आ जाओ। इतनी बात कहकर वो वहां से चले जाते हैं। तभी गांव का बूढ़ा आदमी माँ जी के पास आ जाता है। क्या हुआ देख लिया ना, आजकल तो सगी औलाद ही अपने माँ बाप को साथ नहीं देता है। वैसे भी ये तो पराई है। तुमने अपनी औलाद के लिए क्या क्या नहीं किया। तुमने अपना खेत बेच दिया, इसे पाला पोष, इससे सब कुछ दिया, आज ये तुम्हें अनाथालय छोड़ने की बात कर रहा है। राहुल ये सब कुछ सुन लेता है और अपनी माँ के पास आ जाता है। क्या मैं माँ आपकी सगी औलाद नहीं हूँ? हाँ बेटा, तुम अपनी माँ की सगी औलाद नहीं हो। तुम एक नदी में बह रहे थे, तुम्हारी माँ ने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाकर पाल पहुंचकर इतना बड़ा किया। तुम्हारी माँ ने तो अपना धर्म निभा दिया, लेकिन तुम अपना बेटे का धर्म निभाना भूल गए। ये बात सुनते ही राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। अरे आप क्या कर रहे हो? अपनी माँ को अनाथालय छोड़कर आ जाओ। राहुल अपनी पत्नी को जोर से चांटा लगा देता है। जबान संभाल के बात करो, वो मेरी माँ है। आज से जो माँ कहेगी वही घर में काम होगा। फिर सब सही हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।